हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स क्या है और ये कैसे प्रोपगेट करता है, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लो एक लंबा स्ट्रिंग ले लिया और उसके एक एंड को फिक्स कर दिया और दूसरे एंड को प्लग करते हैं। जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, लॉन्ग स्ट्रिंग, और इस एंड को हम प्लग किए। सपोज करो हमने एक ही बार उसको प्लग किया तो उस पर एक छोटा सा पल्स जनरेट हो गया। अभी ये पल्स इस पोजीशन पर है, थोड़ी देर के बाद ये पल्स आगे प्रोपगेट कर जाएगा, यहां पहुंच गया, फिर थोड़ी देर के बाद ये यहां आ गया और इस तरह ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो पल्स प्रोपगेट कर रहा है इस स्ट्रिंग पर, यही वेव है। ये पल्स का मोशन है। यही पल्स अगर कंटिन्यूअस हो जाए, है ना, पल्स का ट्रेन डेवलप कर जाए, अगर हम इस एंड को प्लग करते रहे कंटिन्यूअसली, तो यहां पर एक वेव जनरेट हो जाता है स्ट्रिंग पर। लेकिन अभी हमको इसके बारे में एक जनरल डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है। तो यहां पर ये जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का, ये ऊपर और नीचे ऑसिलेट हो रहा है। ये वाला पार्टिकल इस टाइम पर, जब ये पल्स यहां है, तो ये वाला पार्टिकल यहां आ चुका है, यानी वो अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये इसके मीन पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फिलहाल हम y कह रहे हैं। अब जब ये पल्स यहां नहीं रहेगा, तब फिर ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा, तब y फिर 0 हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका इस पोजीशन पर जो पार्टिकल है, ये तो यहां का, तो इस पोजीशन को हम x कह रहे हैं, और यहां का जो पार्टिकल है ये इस जगह पे आ गया, तो ये जो डिस्प्लेस हुआ उसको y कह रहे हैं, और ये किसी सर्टेन टाइम t पर है। तो थोड़ी देर के बाद यहां का y फिर बदल जाएगा, इस पोजीशन x वाला टाइम के साथ बदल रहा है, क्योंकि ये पल्स तो आगे प्रोपगेट करेगा, तो थोड़ी देर के बाद y अलग होगा। तो ये जो y है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, वह टाइम के साथ बदल रहा है, साथ ही साथ पोजीशन के साथ भी बदल रहा है ना। तो वेव जब प्रोपगेट करता है या पल्स जब प्रोपगेट करता है, तो उसमें एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है इन्वॉल्व, जो बदलता है पोजीशन और टाइम के साथ, स्पेस और टाइम के साथ। उसी को हम लोग डिस्टरबेंस कह रहे हैं, है ना। तो एक डिस्टरबेंस प्रोपगेट किया स्पेस और टाइम के साथ, और उस डिस्टरबेंस को कैरेक्टराइज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, जो कि यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग कह रहे हैं। तो वो जो डिस्टरबेंस प्रोपगेट करता है स्पेस और टाइम के साथ, तो वह अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को भी कैरी करता है। जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसके पास सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे हम स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो जाता है, और साथ ही साथ मोशन है तो वहां पर एक मोमेंटम भी कैरी कर रहा है। और ये पल्स जिस स्पीड के साथ प्रोपगेट करता है उसे हम पल्स स्पीड या पल्स वेलोसिटी कहें। वेव ट्रेन के केस में जो है इसे हम लोग वेव वेलोसिटी कहेंगे। तो यहां पर हम लोग एक बात कह सकते हैं वेव के बारे में, क्या कि वेव क्या है, ये एक डिस्टरबेंस है, इट इज अ डिस्टरबेंस। और इस डिस्टरबेंस को क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय अ सोर्स।
which propagates in space with time and transports energy and momentum without transporting material। यहां पर इस स्ट्रिंग का पार्टिकल नहीं आगे जा रहा है, स्ट्रिंग का पार्टिकल तो यहां ऑसिलेट कर सकता है, वो सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है। प्रोपगेट कौन कर रहा है? ये फ्लक्चुएशन, ये डिस्टरबेंस, ये वेव। तो ये एक डिस्टरबेंस है जो प्रोपगेट करता है स्पेस के साथ, स्पेस में टाइम के साथ, और ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी और मोमेंटम विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। अब दूसरी बात हम ये कह सकते हैं यहां पर कि ये जो डिस्टरबेंस का प्रोपगेशन है इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? तो डिस्टरबेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय a physical property, or better you can say physical quantity, which varies with position या space कह दो and time। जो एक फिजिकल क्वांटिटी से कैरेक्टराइज होगा, जो बदल रहा होगा पोजीशन एंड टाइम के साथ, कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी, सॉरी वेव वेरिएबल। उसके लिए हम लोग नेम टर्न कर रहे हैं वेव वेरिएबल। तो यहां पर हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं? तो यहां पर हम इसे शो कर रहे हैं, सपोज करो y से। ये y वेव वेरिएबल है और ये फंक्शन होगा x और t का, है ना। ये x क्या है? ये स्पेस कोऑर्डिनेट है और t क्या है? ये टाइम कोऑर्डिनेट है, या सिंपली यू कैन से टाइम है। y क्या है? ये वेव वेरिएबल। अब ये वेव वेरिएबल इन जनरल क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? तो इन जनरल ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, प्रेशर वेरिएशन, डेंसिटी वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये लिस्ट यही एंड नहीं करता है, देयर आर सो मेनी अदर वेरिएबल्स, अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर देखा था वेव ऑन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के केस में जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है, जो मीडियम का पार्टिकल है, वो अपने मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे हो रहा है, तो वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो वो वेव वेरिएबल हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। किस केस में? वेव ऑन स्ट्रिंग के केस में। और साउंड वेव के केस में क्या होगा? तो साउंड वेव में तुम जानते होगे, हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ा है साउंड वेव।
तो उसमें वेव कैसे प्रोपगेट करता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के फॉर्म में। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्या हो रहा होगा, मीडियम का पार्टिकल, एयर का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा अपने मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो साउंड केस में भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हो सकता है। और जब कंप्रेशन होगा तो जो एवरेज प्रेशर है एयर का उससे ज्यादा हो जाएगा, और जब रेयरफैक्शन होगा तो उससे कम हो जाएगा। यानी वहां पर मीन वैल्यू जो होगा प्रेशर का उससे ज्यादा और उससे कम होगा, मतलब प्रेशर का वेरिएशन होगा। और जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, साथ ही साथ डेंसिटी भी बढ़ता है। तो डेंसिटी भी कम और ज्यादा हो रहा है अपने मीन वैल्यू से। तो इन केस ऑफ साउंड वेव ये तीनों पॉसिबिलिटी है। यानी साउंड वेव में हम लोग वेव वेरिएबल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, प्रेशर का वेरिएशन ले सकते हैं और डेंसिटी का वेरिएशन ले सकते हैं। तो यहां पर हो गया साउंड वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या हो जाएगा कि तुम जानते होगे कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से जनरेट होता है। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे, जिस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। तो इसका एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक जनरल कंडीशन है कि वेव होने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए जिसे हम लोग वेव वेरिएबल कहते हैं, which should varies with position and time, space and time। अभी हमने स्पेस का एक ही कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किया है, तो ये वन डायमेंशनल वेव को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से वेव नहीं हो सकता है। जिस तरह से हम लोग बात करते थे एसएचएम के केस में, कि एसएचएम के केस में पार्टिकल का जो या बॉडी जो ऑसिलेट करता है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सपोज करो एक्स हमने लिखा, तो वो एक्स क्या होता था, फंक्शन ऑफ टाइम होता था। लेकिन हर फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा पोजीशन, वो एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन होता था जो तुम्हें याद होगा, ये क्या था, d2x dt स्क्वायर एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। तो ये जो मैथमेटिकल कंडीशन है ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। यानी वह पीरियोडिक फंक्शन जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, है ना, उसे हम एसएचएम कह सकते हैं। उसी तरह से वेव के लिए भी एक मैथमेटिकल कंडीशन हम लोगों को देना होगा। Now we discuss mathematical condition। तो ये तो जान गए कि y x और t का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन उस फंक्शन में y जो बदलेगा t के साथ, तो y का सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होना चाहिए वह प्रोपोर्शनल होना चाहिए y के सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निश्चित तौर पर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तभी वो एक वेव को सेटिस्फाई करेगा। और इस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पॉजिटिव है, हियर वी यूज स्क्वायर टर्म। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, ये एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक लीनियर वेव को। और चूंकि यहां पर जो वेव वेरिएबल y है वो स्पेस के एक ही कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, x में ही केवल मोशन शो कर रहा है, यानी वन डायमेंशन में ही मूव कर रहा है। सो दिस इज वन डायमेंशनल वेव।
अब इस मैथमेटिकल कंडीशन से हम इसके पॉसिबल सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब इसमें यहां v क्या है? मैथमेटिकली ये सिर्फ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, बट इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। और इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि ये फेज वेलोसिटी है ऑफ वेव, यानी हम लोग कह सकते हैं वेव वेलोसिटी है। इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा? तो कहता है कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड t। x और t के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आएगा ये। इसे हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ ax प्लस और माइनस bt, where a and b are constants। दूसरा जो हम लोग फॉर्म लिखते हैं वो ये कि f1 ax माइनस bt प्लस f2 ax प्लस bt। यहां पर एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रहा है, एक ही, या तो प्लस है या माइनस है। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रैवलिंग वेव को या प्रोग्रेसिव वेव को, और ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडिंग वेव को या स्टेशनरी वेव को। अब हम लोग देखेंगे कि इसके जो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, अब हमें अभी फिलहाल ट्रैवलिंग वेव को ही लेके चलना है, स्टैंडिंग वेव हम लोग बाद में देखते हैं। बेसिकली ये सुपरपोजिशन है वेव्स का, दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जब सुपरपोज करेगा तो उससे स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका सिर्फ ट्रैवलिंग वेव। लेकिन उससे पहले हमको इसमें देखना होगा इसका फिजिकल कंडीशन क्या है। वेव होगा, उसका फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए? तो उसका फिजिकल कंडीशन है कि y must be कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए एंड बॉन्डेड होना चाहिए फॉर गिवन डोमेन ऑफ x एंड t। कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x एंड t देयर मस्ट बी सम वैल्यू ऑफ y। सिंगल वैल्यूड होने का क्या मतलब हुआ? सिंगल वैल्यूड होने का मतलब हुआ कि यूनिट x और t पर y का एक ही वैल्यू होगा, यानी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x एंड t देयर इज अ सिंगल एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ y। फाइनाइट होने का मतलब हुआ कि y should not be very large, y का वैल्यू बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए या इनफाइनाइटली लार्ज नहीं होना चाहिए। हम यहां पर इसका मतलब लगाते हैं स्मॉल, क्योंकि अगर लार्ज हो गया तो फिर वो नॉन लीनियर वेव हो जाएगा, लीनियरिटी वैनिश हो जाएगा। और बॉन्डेड कहने का मतलब है कि y का वैल्यू एक फिक्स रीजन में होना चाहिए, यानी रेंज उसका फिक्स होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन रेंज नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि x और t बढ़ाते चले जाएं तो y का वैल्यू अनबॉन्डेड बढ़ता चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो ये इसके फिजिकल कंडीशंस हैं। केवल मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो वो वेव नहीं होगा, उसके साथ साथ फिजिकल कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग फिजिक्स में उसे वेव कह सकते हैं। आगे हम लोग एग्जांपल में इस बात को थोड़ा और क्लियर करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रैवलिंग वेव के बारे में देखते हैं। ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने अभी अभी देखा है, ये क्या आया, ए एक्स प्लस या माइनस बीटी फॉर्म में इन जनरल रहेगा, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड टी होगा। यहां हम जानते हैं वाई वेव वेरिएबल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वन डायमेंशनल लीनियर वेव है ना। यहां पर ये जो आर्गुमेंट है फंक्शन का, ये आर्गुमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, या फेज रिप्रेजेंट करता है वेव का। जैसे एसएचएम में फेज था, यानी एक्स और टी अगर दिया गया हो तो वाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई एक दिया गया हो तो वाई नहीं पता चल सकता है। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी वाई कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये स्टेटस बताता है, यानी वेव वेरिएबल का स्टेटस बताता है कि वेव वेरिएबल का क्या साइज होगा फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी। और ये फेज कांस्टेंट होगा, हालांकि हर कंडीशन में कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन हम लोग जहां तक पढ़ेंगे उसमें कांस्टेंट होगा। कंडीशन क्या है कांस्टेंसी का, कि ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में, आगे डिस्कस करेंगे सबको थोड़ा बहुत। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, थोड़ा बहुत आइडिया तुमने 9th स्टैंडर्ड में लिया है डिस्पर्शन के बारे में, कि जब जैसे लाइट स्प्लिट कर जाता है 7 कलर्स में तो वो डिस्पर्सन है। तो जिस मीडियम में ऐसा पॉसिबल होता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव अलग अलग वेलोसिटी से प्रोपगेट करते हैं, तो वो हो जाता है डिस्पर्सिव मीडियम। और अगर सभी फ्रीक्वेंसी या सभी वेवलेंथ के वेव अगर एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो हो गया नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ये एफ क्या बताएगा, ये तो फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन होगी है ना। तो इस फंक्शन से ये हमें पता चलेगा कि किस फॉर्म का वेव है ना। जैसे अगर ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया तो उसमें साइन और कॉस ही पॉसिबल है, तो साइनोसॉइडल वेव हो गया, या अल्जेब्राइक फॉर्म हो गया तो अल्जेब्राइक पल्स हो गया, या एक्सपोनेंशियल हो गया तो ये एक्सपोनेंशियल पल्स हो जाएगा। यहां पर एक चीज हम लोग जानते हैं कि इसके फेज के कांस्टेंट होने का एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि ये जो फॉर्म आएगा y एज अ फंक्शन ऑफ x जो आएगा, इसे हम लोग कहते हैं वेव फॉर्म, which is decided by the function। ये वेव फॉर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी शेप ऑफ वेव नहीं बदलेगा। इसको एच.सी. वर्मा साहब ने और रेसनिक हेलिडे ने स्नैपशॉट नाम दिया है। जैसे हम लोग कोई स्टिल फोटोग्राफी करते हैं कैमरा से, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर टाइम फ्रीज हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें जो पिक्चर मिला वो स्नैपशॉट कहलाया, बट इस टेक्निकल नेम इज वेव फॉर्म। तो ये वेव फॉर्म जो है इसका वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो फेज है यहां पर, सपोज करो मैंने फाई से डिनोट किया, तो ये आया ए एक्स प्लस या माइनस बी टी, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसमें जो फेज डिफरेंस है डी फाई, तो ए डी एक्स प्लस या माइनस बी डी टी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेव जब प्रोपगेट करता है तो ट्रैवलिंग वेव का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि यहां पर देखो, ये जो dx है ये हो गया पाथ डिफरेंस,
तो वेव जब प्रोपागेट करेगा तो एक पाथ डिफरेंस जनरेट होगा, किसके साथ? टाइम के साथ। तो dt क्या है? टाइम डिफरेंस। लेकिन उसके साथ ये जो a dx है और ये जो b dt है ना, a dx हो गया, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, तो इसका नाम है स्पेशियल फेज डिफरेंस। और इसका नाम देते हैं हम लोग टेम्पोरल फेज डिफरेंस, है ना। कहता है कि वेव जब प्रोपगेट करता है तो इस तरह से प्रोपगेट करता है कि फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस यानी स्पेशियल फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल, उसका सम यानी टेम्पोरल फेज डिफरेंस और स्पेशल फेज डिफरेंस का जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा। While wave propagate, the phase difference due to path difference, that is the spatial phase difference plus temporal phase difference, is always 0. ये कंडीशन है प्रोग्रेसिव वेव का। यहां से हम लोग एक चीज और फाइंड आउट कर लेंगे, इसको लिख लो। कि यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये a dx प्लस और माइनस b dt का सम कितना है? ये इसका वैल्यू 0, और यहाँ पर ये dx dt क्या देगा? तो यहाँ पर हम लोग साइन इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, b बाय a, और ये देता है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वेव प्रोपगेट कर रहा है, तो ये फेज वेलोसिटी दिया, है ना। ये क्या है? प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ t यानी टाइम बाय कोफिशिएंट ऑफ स्पेस। यहां पर जब प्लस साइन है इसका मतलब हुआ कि वेव प्रोपगेट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और जब माइनस साइन है यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि वेव प्रोपगेट कर रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। और फेज स्पीड कितना है? ये है b बाई a, है ना। अब अगर हम लोग इसको फंक्शन के फॉर्म में देखेंगे तो क्या देख रहे हैं? जब यहां पर प्लस है तो यहां माइनस है, और जब यहां माइनस है तो यहां प्लस है। यानी हम ये कह रहे हैं कि जब यहां पर प्लस रहेगा तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि वेव का डायरेक्शन किधर है? निगेटिव एक्स में। और जब ये माइनस है तो वेव का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो हम यहीं से बड़े आसानी से इस बात को रख सकते हैं। ध्यान देना, ये ax और bt दोनों का साइन अगर सेम होगा तो वेव प्रोपगेट करेगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और जब दोनों का साइन अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो वेव प्रोपगेट करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। और वेव का जो स्पीड होगा वह हो जाएगा टाइम का कोफिशिएंट बाय एक्स का कोफिशिएंट, दैट इज हियर v by a। राइट इट डाउन।